जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 4 सालों से केवल विभागीय परीक्षा के लिए काम करता है। पिछले 4 सालों में हमने हजारों सिलेक्शन दिए हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस अब आने वाले एग्जाम 2024 के एग्जाम पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट को टारगेट करने जा रहा है। इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए पिछले कुछ दिनों से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया था। 2022 का ये पेपर है। आज का वीडियो में पंजाब सर्किल 2022 के पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सेट डी का ये पेपर है और बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का पहला क्वेश्चन हम कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है? APPU का मतलब क्या होता है? APPU स्टैंड फॉर, बहुत बार इसके बारे में चर्चा कर दिया। POG 2 का ये क्वेश्चन हो गया। अगर इसका इस्टेब्लिशमेंट का बात करेगा तो 1961 ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा कि भारत ने कब पार्टिसिपेट किया था तो 1973 ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे हेडक्वार्टर पूछेगा तो बैंकॉक थाईलैंड ध्यान रखिएगा। कभी पूछेगा कि इस यूनियन में टोटल कितने कंट्री हैं तो 32 ध्यान रखिएगा। ये सभी चीजें तो इस क्वेश्चन से संबंधित हो गई, लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया इसका फुल फॉर्म उसको हम बात कर लेते हैं। ए से होता है एशियन, पी से होता है पैसिफिक और अगला पी से होता है पोस्टल, लास्ट वाला यू से होता है यूनियन, जिसे हम बोलते हैं एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है द प्रिंसिपल पोस्टल अप्राइजर ऑफिसर हु डील कंप्लेन अबाउट असेसमेंट ड्यूटी फॉरेन पोस्टल आर्टिकल दे बिलोंग टू विच डिपार्टमेंट। कि आपने नाम सुना है, एक होता है आपका प्रिंसिपल पोस्टल अप्राइजर और दूसरा आपका होता है पोस्टल अप्राइजर। बोला है कि भाई ये जो अधिकारी हैं वो किस डिपार्टमेंट से संबंधित होते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल कस्टम या डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, प्रधान डाक मूल्यांकक या डाक मूल्यांकन वे अधिकारी होते हैं जो कस्टम डिपार्टमेंट से संबंधित होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो क्या करते हैं, जो असेसमेंट करते हैं किसी आर्टिकल पर जिस आर्टिकल पर कस्टम ड्यूटी लगता है, मतलब मैक्सिमम जो आर्टिकल होते हैं वो फॉरेन आर्टिकल होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, सीएपी के बारे में पूछा है। सीएपी अगर उस पार्सल को एयर के माध्यम से भेजना है तो उस पर एक वर्ड हमें मेंशन करना पड़ता है, कंटेनिंग एयर पार्सल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है और ये नियम का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या बोला गया है कि बताइए सेक्शन 10 पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का किससे संबंधित है? ऑप्शन ए के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन एक में दिया है आपको प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन के बारे में। बी नंबर में आपको दिया है इंक्वायरी और कंप्लेन के बारे में। सी नंबर में आपको दिया है कस्टम कंट्रोल के बारे में। देखिए जो गाइड 2 में पॉइंट दिए हुए हैं कि भाई इस सेक्शन में ये चीज है, इस सेक्शन में ये नियम है, उनको याद करना इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सर्किल और पंजाब सर्किल में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। मैं आपको अगर थोड़ा बता दूं, भाई सेक्शन 8 जो है वो सीओडी और बीपी संबंधित है। सेक्शन 9 कस्टम से संबंधित है। सेक्शन 10 प्रोहिबिशन से संबंधित है। प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन मतलब निषेध और प्रतिबंध से संबंधित है। इसका जवाब ए करेक्ट हो गया। सेक्शन 11 पूछेगा तो ध्यान रखिएगा इंक्वायरी और कंप्लेन से संबंधित है। इसका जवाब हो गया आपका ए। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है सेक्शन 9। सेक्शन 9 मैंने आपको बता दिया कि ये सीमा शुल्क नियंत्रण से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे यूपीयू का पूर्ण रूप पूछा है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसका मतलब होता है, इसकी स्थापना 1874 ही नहीं 9 अक्टूबर 1874 को हुई थी। भारत 1876 में ज्वाइन किया था। वर्ण स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 192 देश अभी इसके मेंबर हैं। ध्यान रखिएगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हमें बी में दिया है, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, बोला है आर्टिकल
कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है आर्टिकल में पोस्टेड इन एनवलप विथ ट्रांसपेरेंट एड्रेस पैनल विथ न्यू फ्यू प्रेस्क्राइब कंडीशन। लेख कुछ नई निर्धारित शर्तों के साथ पारदर्शी पता पैनल लिफाफे के साथ पोस्ट किया जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसपेरेंट एनवलप का कंडीशन होता है उसमें कुछ कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आप भेज सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, मतलब स्टेटमेंट नंबर अगला के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा गया है? लिखा है कि आर्टिकल आर डिलीवर इन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनल लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन, कि जो भी आर्टिकल रहेंगे जहां के लिए संबोधित किया गया है वहां के आंतरिक नियम पर उसे वितरित किया जाता है। वहां का देश जो होता है वो खुद के नियम को फॉलो करवाता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसीलिए उत्तर इसका सी करेक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में सेक्शन 1 अब किससे संबंधित है? सेक्शन 1 में सामान्य चीजें दी गई हैं, जनरल नियम बताए गए हैं, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा सेक्शन 2 किससे संबंधित है, सेक्शन 3 किससे संबंधित है, 4 किससे संबंधित है और 5 किससे संबंधित है। चलिए इसका उत्तर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम कवर कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों स्टेटमेंट को मैं पढ़ता हूं, उसके बाद हम आंसर को पिक करेंगे कौन सा उत्तर सही होगा। पहला जो आपको स्टेटमेंट दिया है कि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में विशेष उपयोग के लिए सामग्री के शीर्ष तालिका को छोड़कर पारंपरिक लेखन, मुद्रण, शिलालेख, दस्तावेज नहीं जाएंगे। देखिए ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट जो है स्पेशल कैटेगरी का आर्टिकल है। किसके लिए भेजा जाता है? केवल अंधे व्यक्तियों के उपयोग के लिए ही भेजा जाता है। यह बात आपको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है? तो इस पर आप कोई भी इंस्क्रिप्शन और डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, लेकिन आप कोई परंपरागत लिखावन में जो नॉर्मली हम लिखते हैं, लेटर वगैरह, कोई भी मुद्रित कागज वगैरह, वो चीजें आप इस पर नहीं भेजेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया और हमें ढूंढना सही है। दूसरा जो बताया है कि इसका वजन 7 किलो से अधिक नहीं होगा, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो इसका उत्तर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी। दोनों 1 और 2 करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाला है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट वो भी बीएलपी संबंधित है, दूसरा स्टेटमेंट वो भी बीएलपी से ही संबंधित है। देखिए क्या बोला है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पोस्टेज फी फॉर ट्रांसमिशन बाय सरफेस, कि जब ही इसे सतही डाक से भेजा जाएगा तो डाक शुल्क से इसको छूट दिया है। पहला सही हो गया। दूसरा देखिएगा, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पोस्टेज फी, रजिस्ट्रेशन, एक्नॉलेजमेंट, इंक्वायरी। अगर इसको हम सतही डाक से भेज रहे हैं तो इस पर रजिस्ट्रेशन चार्ज, इस पर पूछताछ चार्ज, इस पर कोई भी पावती चार्ज है, ये सभी चार्जेस जो है फ्री होते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना में टोटल खर्चा कितना था? 1.0 का बात कर रहा है। अगर मैं 1.0 के बारे में बात कर रहा हूं तो 2.0 के बारे में भी बात करूंगा। 1.0 में 4,909 करोड़ रुपए लगा था, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर हम 2.0 के बारे में बात करेंगे तो 5,785 करोड़ रुपए का खर्चा जो है आया है। 8 साल की परियोजना है, 8 साल में इसको हमें तैयार करना है। इसका उत्तर सी करेक्ट है। और बहुत सारी चीजें आईटी 1.0 और 2.0 में सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। 12 नंबर क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि हमने पोस्टमैन को डिवाइसेस दिए हैं, वो किस सेगमेंट के तहत दिया गया था? मोबाइल डिवाइसेस दिए हैं, बाकी जो भी यूजफुल डिवाइसेस सभी डिवाइसेस दिए गए हैं, जैसे रूरल हार्डवेयर के तहत। अगला दिया है आरएसआई मतलब रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर के तहत, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर या मेल ऑपरेशन हार्डवेयर के तहत। देखिए जो पोस्टमैन को हमने हैंडहेल्ड डिवाइस सप्लाईज किया है वो सेगमेंट एमओएस था, एमओएच के तहत ये काम किया गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, डाक विभाग का डिजास्टर रिकवरी सेंटर डीआरसी कहां पर स्थित है? मैसूर, इसका जवाब करेक्ट हो जाएगा। कभी आपसे पूछा प्राइमरी डाटा सेंटर के बारे में तो आपको ध्यान होना चाहिए कि प्राइमरी डाटा सेंटर नवी मुंबई में है। प्राइमरी डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना कब हुई? कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इसका उत्तर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है आपसे,
वेंडर फॉर फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर प्रोजेक्ट अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। एफएसआई का वेंडर कौन है बताइए, आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत। एफएसआई की बात किया है तो ध्यान रखिएगा इन्फोसिस जो है इसको मैनेज करता है। एफएसआई के तहत कोर बैंकिंग सोल्यूशन और कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन किए जाते हैं। ये 1.0 की कहानी थी, अभी इन सारी चीजों को आईपीबी हैंडल कर रहा है 2.0 में। ठीक है, इसका उत्तर सी करेक्ट होगा। अगर हम रिलायंस की बात करें जो कि बी में दिया है, ये जो आपका वेंडर था ये डाटा सेंटर का था। अगर सीपी का बात करें तो सीपी एनआई का वेंडर था, नेटवर्क इंटीग्रेटर का था। इसका जो उत्तर है वो सी करेक्ट है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिलता है तो बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती इंपॉर्टेंट होती है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। भाई साहब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है और यहां पे पूछा था कि कोर सिस्टम इंटीग्रेटर जिसे हम सीएसआई बोलते हैं उसके तहत डाक विभाग ने किस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके फाइनेंस अकाउंट के काम, ह्यूमन रिसोर्स के काम को एकत्रित कर दिया है। जैसे आपका डीपीएमएस का काम, आपका एचआर का काम, आपका बीआई का काम, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी सीएसआई के माध्यम से सैप प्लेटफॉर्म का उपयोग करके संभव हो पा रही हैं। इसका जो करेक्ट होगा वो होगा बी। कभी सैप का आपसे फुल फॉर्म पूछेगा तो फुल फॉर्म ध्यान रखना है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन टारगेट करते हैं, व्हाट डज द लेटर आर डिनोट इन दर्पण। दर्पण में आपने आर का सुना होगा, आर का मतलब क्या होता है आपको बताना है। देखिए फुल फॉर्म तो बहुत बार चर्चा कर लिया, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। आर का मतलब होता है रूरल, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। दर्पण को पहले आरआईसीटी बोलते थे, बाद में इसका नाम बदलकर हमने दर्पण रख दिया और अभी भी वही कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, उद्देश्य क्या था, जो बीओ है मतलब ब्रांच ऑफिसेस हैं, ब्रांच ऑफिसेस के जो डाकघर हैं उनको डिजिटलीकरण करना, तकनीक से जोड़ना ताकि कस्टमर को प्रभावी सेवाएं वितरण हो सके। 17 नंबर क्वेश्चन है, 2012 में जीडीएस सहित विभाग के सभी कर्मचारियों को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सक्षम बनाना, उनको प्रशिक्षण देना, कार्यशालाएं आयोजित करना, ये सभी चीजें किस सेगमेंट के अंतर्गत की गई थी। मैंने 8 सेगमेंट बताया था, उसमें से एक सेगमेंट था चेंज मैनेजमेंट का और इसका मतलब था परिवर्तन प्रबंधन। इंपॉर्टेंट कहानी है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, जिसका उद्देश्य था कि जो भी कर्मचारी डाक विभाग में काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से उस तकनीक के लिए तैयार हो सके, मतलब उनको ट्रेनिंग देने का कार्य इसके तहत किया गया था। इसका वेंडर था टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसका उत्तर बी करेक्ट है। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन 18 नंबर का पूछा है, बैन का उपयोग पोस्ट ऑफिस में करते हैं। एक लाइन होता है, एक बैन होता है, मैन होता है। अगर आपको एक कंप्यूटर का उपयोग करना है तो लाइन केबल उपयोग करेंगे, अगर आपको 10 से 50 कंप्यूटर का उपयोग करना है तो आप उपयोग करेंगे बैन का, जो पोस्ट ऑफिस यूज करता है। अगर आपको हजारों कंप्यूटर का उपयोग करना है, ज्यादा नेटवर्क कनेक्टिविटी करनी है, तो आप यूज करेंगे मैन का। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाक विभाग की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना में टोटल कितने खंड थे। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया आपको कि टोटल 8 सेगमेंट 1.0 में थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका सीएम, सीएसआई, एफएसआई, आरएच, आरएसआई ऐसी सारी चीजें थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक्सपांड करना है डीसीएफ को, डीसीएफ का विस्तार करना है। डी से होता है डाटा, सी से होता है सेंटर और एफ से होता है फैसिलिटी। इसका मतलब होता है डाटा सेंटर फैसिलिटी। ध्यान रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका वेंडर कौन था, इसका वेंडर था रिलायंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रख लीजिएगा। स्क्रीन पर जो आपको पीडीएफ दिख रहा है, पिछले 4 साल का पीडीएफ इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा। मतलब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वही पीडीएफ मैं आपको 80 से ज्यादा सेट प्रोवाइड कराऊंगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ही नहीं उत्तर सहित प्रोवाइड कराऊंगा। ये सारी चीजें आपको पेड क्लासेस में मिलेंगी। इसके अलावा आपको पेड क्लासेस में डीओपी के क्वेश्चन नहीं, जीके का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन और मैथ का क्वेश्चन ही नहीं उसका सोल्यूशन मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा।
पेड क्लासेस में इतना ही नहीं, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, डिटेल का पीडीएफ मिलेगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेगा और बहुत सारी फैसिलिटी हम अपने पेड क्लासेस में आपको प्रोवाइड करा के देते हैं। अगर आप क्वेरी करना चाहते हैं तो नंबर नोट डाउन करिएगा 7610685690 पर संपर्क करके हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। चलिए, टोटल 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है 21 नंबर का। हु इज मास्टर पॉलिसी होल्डर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये एक प्रकार का जन सुरक्षा स्कीम है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, इतना रिपीट हो गया क्वेश्चन कि अभी हमको याद हो गया अच्छे तरीके से। बोला है PMJJBY, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसका प्रीमियम पूछेगा 436 रुपए, ध्यान रखिएगा। अभी इसका प्रीमियम 436 रुपए कलेक्ट किया जाता है। याद रखिएगा कि 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है जो इसके तहत पार्टिसिपेट करता है। कहानी क्या है कि किसी भी कारण से यदि उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो 2 लाख उसको मिल जाएंगे। पूछा है मास्टर पॉलिसी होल्डर कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा जो पार्टिसिपेट करने वाला बैंक होता है वो मास्टर पॉलिसी होल्डर कहलाता है इस स्कीम में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेट फॉर स्पेशल कैंसिलेशन कवर रिलीज वर्किंग डेज प्रोपोनेंट प्रेमिसेस। प्रस्तावक के आधार पर कार्य दिवसों पर विशेष रद्दीकरण कवर रिलीज की दरें कितनी है? 12,500, 25,000, 20,000 या 45,000। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा आपका बी नंबर का 25,000 जो है इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो स्क्रीन पर है। आरपीएलआई की शुरुआत कब हुई थी? आरपीएलआई की शुरुआत के बारे में पूछा है और मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी कि 24 मार्च को ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च 1995 को इसका शुरुआत हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपसे पीएलआई के बारे में पूछेगा तो 1 फरवरी 1884 आपको डेट ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दोनों में 6 प्रकार की स्कीमें हैं। उन स्कीमों के बारे में अच्छे तरीके से बताया है, उन सभी को जाके याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आरडी खाते में मासिक जमा के लिए न्यूनतम राशि कितना है? आरडी खाता खुलवाते हैं तो याद रखिएगा मिनिमम 100 रुपए से अकाउंट ओपन किया जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अधिकतम कितना भी खुलवा सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर के क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट 1 में क्या दिया है? बोला है संबंधित डाकघर में निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके खाता खोलने की तारीख से 3 साल के बाद आरडी खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है। बिल्कुल ये बात क्या सही है भाई? 3 साल बाद आप आरडी खाते को बंद कर सकते हो अगर आपका आरडी खाता मैच्योर नहीं हुआ है तो भी। ये स्टेटमेंट सही हो गया। अगर खाता खोलने की तारीख से 1 दिन पहले भी बंद करते हो तो बात आपको पता होनी चाहिए कि उस पर एसबी का ब्याज दर लागू होता है। कौन सा उत्तर इसका करेक्ट होगा? उत्तर होगा सी नंबर का। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है और 26 नंबर क्वेश्चन भी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से ही संबंधित है। क्या पूछ रहा है आपसे? बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन आरडी विल बी एप्लीकेबल एज। जब आप आरडी खाते पर लोन लेते हैं, लोन कब मिलेगा? 1 साल बाद मिलेगा। जमा राशि का 50% मिलेगा। पूछा यह है कि ब्याज कितना कलेक्ट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 2% प्लस आरडी इंटरेस्ट एप्लीकेबल टू द आरडी अकाउंट, कि जो ब्याज दर आरडी का उस समय चल रहा होगा उसके साथ 2% जोड़ेंगे, वही ब्याज दर आरडी के लोन पर वसूल किया जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का। बोला है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट कैन बी ओपन बाय, कि जब भी आप डाकघर बचत खाता ओपन कर रहे हैं तो कौन इस खाते को खोल सकता है? कोई सिंगल एडल्ट है, खोल सकता है। 2 एडल्ट मतलब ज्वाइंट ए खाता, ज्वाइंट बी खाता खोल सकते हैं। अ गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, मतलब एक गार्जियन के बिहाफ पे कोई माइनर खाता खोलता है तो खोल सकता है। ये सभी ऑप्शन सही हैं, बल्कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताऊं तो ये 2 की जगह अभी 3 हो गया है।
अपडेट वाला है। नया एसबी ऑर्डर में बताया था कि 3 एडल्ट भी एसबी के तहत खाते को खोल सकते हैं। तो तीनों बातें सही होगी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाइम डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन बाय, सावधि जमा खाता किसके द्वारा खोला जा सकता है? सिंगल एडल्ट, 2 एडल्ट, ज्वाइंट ए, ज्वाइंट बी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। ध्यान रखिएगा, अगर टीडी खाते के बारे में बात करेंगे तो एकल वयस्क भी खोल सकता है, 2 वयस्क मिलकर भी खोल सकते हैं, चाहे ज्वाइंट ए खाता खोले चाहे ज्वाइंट बी खाता खोले। ज्वाइंट ए खाता क्या होता है, ज्वाइंट बी खाता क्या होता है, अगर किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका उत्तर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का है, द इन्वेस्टमेंट अंडर विच टाइम डिपॉजिट क्वालिफाई फॉर बेनिफिट सेक्शन 80C इनकम टैक्स 1961, कि भाई कौन सा टीडी खाता 1961 के 80C के तहत टैक्स के लिए लाभ योग्य होता है, मतलब टैक्स से उसको छूट दिया जाता है। बताइए, 1 वर्ष का टीडी खाता, 2, 3 या 5? मैंने बताया था आपको कि 5 साल का टीडी खाता जो है वो टैक्स में लाभ देता है। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, पहले भी ये क्वेश्चन किया हुआ है। इसका उत्तर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में MIS के न्यूनतम राशि के बारे में पूछा है जब आप अकाउंट ओपन करते हैं। मंथली इनकम स्कीम अकाउंट कैन बी ओपन बाय मिनिमम अमाउंट RAS। तो अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आया है तो 2-3 चीजों के बारे में, इसके फीचर के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे न्यूनतम बात करेंगे, मैक्सिमम बात करेंगे, सिंगल के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा ज्वाइंट के बारे में बात करेंगे। तो जब भी न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम आपको ध्यान रखना है, न्यूनतम ये खाता 1000 से खुलेगा और 1000 के गुणांक में ही खुलेगा। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। कभी आपसे सिंगल अकाउंट के बारे में पूछेगा तो अधिकतम इस अकाउंट में 9 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ज्वाइंट के बारे में पूछेगा, अधिकतम 3 व्यक्ति मिलकर 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्कीम मंथली रूप से आपको ब्याज देती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, विलेज सॉर्टिंग लिस्ट का फॉर्म नंबर बताना है जो कि तैयार किया जाता है, सप्लाई किया जाता है सब डिविजनल इंस्पेक्टर के द्वारा। 31 का ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्राम छटाई सूची का जो फॉर्म नंबर होता है वो होता है M52। याद रखिएगा, जारी करने का काम, तैयार करने का काम उपमंडल निरीक्षक मतलब सब डिविजनल इंस्पेक्टर करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, और यहां पर रूलिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा कि वॉल्यूम 6 का भाग 1 का अध्याय 5 किससे संबंधित है। कितने अध्याय हैं कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और उन अध्याय में कौन कौन सी चीजें दी गई हैं इसको भी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। 5 में आपको याद रखना है कि डिपॉजिट डिपार्टमेंट के बारे में बताया, मतलब जमा विभाग के बारे में बताया गया है। वितरण विभाग कहाँ है, रजिस्ट्रेशन और पार्सल डिपार्टमेंट कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर बी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन है उसी टाइप का। अभी बोला था कि जो अध्याय 5 है, मतलब चैप्टर 5 जो है वो संबंधित था डिपॉजिट डिपार्टमेंट से। पूछा ये है 33 नंबर में कि चैप्टर 6 किस नियम से संबंधित है। डिलीवरी डिपार्टमेंट, डिपॉजिट डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन पार्सल डिपार्टमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। 33 का करेक्ट जवाब होगा। अगर पूछेगा कि चैप्टर 6 मैनुअल 6 पार्ट 1 का, वो संबंधित है रजिस्ट्रेशन एंड पार्सल डिपार्टमेंट से। इंपॉर्टेंट था। 5 में आपका डिपॉजिट दिया है, 6 में आपका पंजीकरण और पार्सल विभाग दिया हुआ है। चलिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का। इसका उत्तर सी करेक्ट हो गया है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं तो 1, 2, 3 और 4 में कौन कौन से चैप्टर में कौन सा नियम दिया हुआ है ये भी आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का। 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी भी व्यक्ति को विभाग संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती बिना परमिशन के। ये बात सही है, बिल्कुल करेक्ट है। विशुद्ध रूप से सांख्यिकी स्वरूप की जानकारी जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर को यदि एप्लीकेशन देते हैं तो दी जा सकती है। याद रखिएगा कि भाई साहब अगर कोई जानकारी देनी भी है तो आपको HOC से परमिशन लेना पड़ेगा। ये दोनों बातें सही हैं एज पर रूलिंग,
तो हमें ऑप्शन सी सेलेक्ट करना पड़ेगा। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नियम वाला क्वेश्चन आया। अभी हम पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम चर्चा करेंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 के बारे में। अब पूछा यह है कि अध्याय 2 जो है वो किस नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, और 35 नंबर क्वेश्चन भी आपसे रूलिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा क्या गया है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3। अभी पार्ट 1 के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब पार्ट 3 के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि पार्ट 3 जो है उसका अध्याय 2 किससे संबंधित है। तो टोटल 3 इस पर चैप्टर हैं। पहला में आपको सब अकाउंट दिया है, सब अकाउंट से संबंधित नियम, ये ध्यान रख लीजिएगा। मतलब चैप्टर 1 में सब अकाउंट से संबंधित नियम दिए गए हैं। दूसरा जो चैप्टर है वो संबंधित है उप डाकघर में लेखा, सब ऑफिस में सब अकाउंट से संबंधित जो काम किए जाएंगे, मतलब अकाउंट इन सब ऑफिस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा जो चैप्टर है पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन, इन सभी चीजों से संबंधित है। तो तीनों बता दिया, तीनों को आप याद कर लीजिएगा। जैसे मैंने पार्ट 3 का बताया वैसे ही पार्ट 1 का याद कर लेना, इसके अलावा वॉल्यूम 7 का भी याद कर लेना। 36 नंबर का क्वेश्चन है, फॉरेन पोस्टल मैनुअल के तहत निम्नलिखित दंडनीय अपराध होता है। चलिए बताइए, डाक टिकटों की जालसाजी करना, जो पहचान पत्र है उसका दुरुपयोग करना, दोनों बातें सही होगी। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉरेन पोस्टल मैनुअल चैप्टर 1 नियम 1 किससे संबंधित है। एक्ट ऑफ यूनियन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैंने देखा कि दिल्ली सर्किल और पंजाब सर्किल रूलिंग के क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट रूलिंग याद करके जाना है। सब कुछ याद करना तो संभव है ही नहीं, क्योंकि इतने सारे नियम, अब कौन सा नियम कहाँ पे दिया है पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट आप याद कर सकते हो। जैसे जो PYQ में है वो याद कर सकते हो, और जो ऊपर ऊपर के हैं वो याद कर सकते हो। इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का है, यूपीयू का उद्देश्य क्या है। सिक्योर द ऑर्गेनाइजेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ वेरियस पोस्टल सर्विस, दोनों ही इसका पर्पस है, उद्देश्य है, इसी वजह से इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। यूपीयू के बारे में बहुत चर्चा किया, स्थापना, हेडक्वार्टर, इंडिया का मेंबर बना, कितने मेंबर हैं, सब कुछ बता दिया। इसका उत्तर सी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए हैं कि आरएमएस में जो सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है उसको सॉर्टिंग लिस्ट दिया जाता है कि भाई छटाई कैसे करनी है। ये स्टेटमेंट सही है। जब उसको सॉर्टिंग लिस्ट दिया जाएगा तो जो सॉर्टिंग असिस्टेंट होगा वो एक रसीद देगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। दोनों बातें सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला 40 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि जो भी पर्यवेक्षण अधिकारी होते हैं उनको छोड़कर, सुपरवाइजर अधिकारी होते हैं उनको छोड़कर, जो भी आरएमएस के अधिकारी हैं जो डिब्बे में काम करते हैं, मेल ऑफिस में मेल एक्सचेंज का काम करते हैं, उनको एक धातु टोकन देते हैं। ये बात सही है, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला बोला है कि उन डाक कर्मियों को धातु के टोकन की आपूर्ति नहीं की जानी जो आरक्षित डिब्बों में डाक प्रभारी के रूप में काम करते हैं। यह गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि डिब्बे मतलब सेक्शन में जो भी कर्मचारी काम करेगा, इंचार्ज होगा या फिर वो कर्मचारी होगा, ठीक है, कोई भी उसमें परेशानी नहीं है, दोनों जन को मेटल टोकन सप्लाई किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, हमें ढूंढना सही था, तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको 40 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया है, और 40 नंबर क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा मिलता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल आपको विभागीय परीक्षा के लिए मदद करेगा। यदि आप एस्पिरेंट हैं LDC के, तो किसी भी क्वेश्चन संबंधित कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है, बोला है पोस्ट रेस्टेंटे इस श्रेणी के उपयोग के लिए है कि भाई पोस्ट रेस्टेंटे बनाया क्यों गया। केवल डाक अधिकारियों के लिए बनाया गया। इसमें होता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जनता के सभी सदस्य के लिए बनाया गया, केवल अजनबी और यात्रियों की सुविधाएं के लिए बनाया गया। बिल्कुल ये ऑप्शन सी सही है। कभी आपसे नेक्स्ट डाक का उद्देश्य पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, ये जो
योजना है वो केवल अजनबी और यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई गई है। होता क्या है कि इस पर जो आर्टिकल होते हैं, पोस्टल आर्टिकल, उनको ज्यादा दिन तक डिटेन आप करवा सकते हो, जैसे 1 महीना तक आप उसे रुकवा सकते हो। कुछ रिमार्क आपको आर्टिकल पर देना पड़ता है। क्या रिमार्क? टू अवेट अराइवल, कि जब तक मांगी ना जाए तब तक रखे जाने के लिए। ऐसे ही कुछ आपको स्टेटमेंट है, रिमार्क है, वो मैंने आपको पहले भी बताए थे। 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, डॉट डॉट एक स्टैंपिंग मशीन है जिसका उद्देश्य डाक भार का भुगतान करना होता है। क्या? डाक टिकट संग्रह, फ्रैंकिंग मशीन, डाक टिकट या सर्विस स्टाम्प। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रैंकिंग मशीन एक प्रकार का स्टैंपिंग मशीन होता है जिसका उद्देश्य पोस्टेज पेड करना होता है, जिस पर अनुमोदित डिजाइन की कुछ डाइयां लगी होती हैं, जैसे मूल डाई और लाइसेंस डाई। ठीक है भाई साहब, चलो 43 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी उद्देश्य के लिए नकली डाक टिकट का निर्माण करना, उसका उपयोग करना भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध माना जाता है। यह बात मैंने आपको पहले ही बताया। पूछा यह गया है कि यह नियम गाइड 1 में कहां पर दिया है, 11, 12, 13 या 14। याद रखिएगा 43 का जो जवाब करेक्ट होगा, क्लॉज 14 में इससे संबंधित नियम हमें बताए गए हैं। देखिए नियम वाले क्वेश्चन पंजाब सर्किल बहुत पूछता है, 10 क्वेश्चन हमें केवल नियम के मिल गए हैं भाई साहब। 44 नंबर का क्वेश्चन है, बोला है किसी भी पत्र पैकेट पर चिपकाए गए टिकटों को पूरी तरीके से लेख पर चिपके होने चाहिए, इसके किसी सामग्री या किसी भाग पर नहीं चिपके होने चाहिए। ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, इस पर ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अगला स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं कि जो भी डाक टिकट लगाएंगे राइट हैंड टॉप कॉर्नर पर लगाएंगे। सुनिएगा, कहानी इंपॉर्टेंट है। टिकट लगा रहे हैं, राइट हैंड टॉप कॉर्नर पर लगाना है, और जो टिकट लगा रहे हैं वो केवल लिफाफे में लगा होगा, उसके किसी सामग्री में नहीं लगा होगा। दोनों स्टेटमेंट सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कवर करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में भी 2 स्टेटमेंट दिए हैं। बोला गया है पब्लिक को एडवाइज किया जाता है कि भाई साहब आप हायर डिनोमिनेशन की टिकट का उपयोग करके जो एनवलप है उस पर जगह कम कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्या बोला है, दूसरा बोल रहा है आपको कि भाई बड़ी संख्या में कम मूल्य के टिकट का उपयोग डाकलेखों पर अनावश्यक स्थान लेता है। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई साहब आपको हायर डिनोमिनेशन मतलब 5 रुपए के स्टाम्प, 10 रुपए के स्टाम्प का उपयोग करना है ताकि उस पर जगह बचे। जो भी अन्य कार्य आर्टिकल पर करने हैं, स्टाम्प लगाने हैं, रिमार्क देने हैं, उसके लिए। ठीक है, इसका उत्तर सी करेक्ट होगा। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गाइड 1 में टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस का नियम कहां दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई क्लॉज 1 में नियंत्रण दिया है, क्लॉज 2 में टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस दिया है, क्लॉज 3 में नाइट पोस्ट ऑफिस दिया है, और क्लॉज 4 में आपका मोबाइल पोस्ट ऑफिस दिया है। चारों मैंने आपको बता दिया, इसका उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, वहां पर भी आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही स्टेटमेंट का चयन करना है। ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। बोला है सेंडर इज नॉट बाउंड टू पे एनी पोस्टेज अदर सम ड्यू अनडिलीवर्ड रिफ्यूज रिटर्न टू हिम बाय पोस्ट ऑफिस। भाई बोल ये रहा है कि जो प्रेषक होता है वो किसी भी राशि को देने के लिए बाध्य नहीं है। कौन से आर्टिकल पर? यदि कोई आर्टिकल वापस आया है और उस पर कोई चार्ज बकाया है। तो क्या ये बात सही है? ये बात गलत हो जाएगा। अगर आर्टिकल पर कोई चार्ज ड्यू है तो सेंडर देने के लिए बाध्य होता है, तभी वह आर्टिकल उसको वितरित किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला देखते हैं, अ बुक ऑफ रिकॉर्डिंग सजेशन कंप्लेन अवेलेबल ऑल पोस्ट ऑफिसेज की सुझाव और शिकायत पुस्तिका सभी डाकघर में उपलब्ध होगी। जो वर्किंग आवर है डाकघर का, उस दौरान कोई भी कस्टमर इसका उपयोग कर सकता है। तो क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। कौन सा सही? ऑप्शन नंबर 2 सही। तो हमें ऑप्शन नंबर 2 बी में मिलेगा। एक ही सही था, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट का क्वेश्चन इतना शानदार पेपर पंजाब सर्किल ने बनाया है कि भाई साहब अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप फंस सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट फिर दे दिए उन्होंने, और पहला स्टेटमेंट मैंने बोला कि बताइए कि डाकघर आमतौर पर डाक टिकट स्टेशनरी की उपयुक्त वस्तुओं को वापस कर लेता है।
ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है। कहानी समझिएगा कि जो डाक टिकट हम एक बार सेल कर देंगे उसको हम किसी भी तरीके से विनिमय नहीं करेंगे, उसका एक्सचेंजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। मृत व्यक्तियों को संबोधित कभी भी लावारिस वस्तुओं की तरह व्यवहार नहीं किया जाता। जो आर्टिकल डिसीज पर्सन को संबोधित होती हैं वो आर्टिकल उसी प्रकार से डील की जाती हैं जैसे कोई अनक्लेम आर्टिकल होता है। यहां पर बोला है डील नहीं की जाती हैं, इसी वजह से इसका उत्तर दोनों गलत होगा। स्टेटमेंट 1 गलत, स्टेटमेंट 2 गलत, इसीलिए डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का है। फिर आपका जो क्वेश्चन है वो नियम का क्वेश्चन है। गाइड 1 का सेक्शन 2 पत्र और पार्सल पोस्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि गाइड 1 का सेक्शन 1 किस नियम से संबंधित है, क्या चीजें दी गई है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको सेक्शन 2 में पार्सल पोस्ट बताया, सेक्शन 1 में सामान्य नियम बताए गए हैं। आधिकारिक डाक लेख सेक्शन 3 में बताया है, सेक्शन 4 में आपको निषिद्ध डाक लेख बताया है, 5 में आपको मनी ऑर्डर बताया है, 6 में आपको फिलाटेली बताया है और 7 में आपको इंश्योरेंस बताया है। उम्मीद करता हूं जो चीजें मैंने आपको बताई है वो सभी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। पंजाब सर्किल 2022 पीएसए का पेपर के हमने 50 क्वेश्चन डिपार्टमेंट के कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। अगर आपको स्क्रीन पर जो पीडीएफ दिख रहा है इसी प्रकार का पीडीएफ 80 सेट से ज्यादा चाहिए तो आपको हमारे पेड क्लास में आना पड़ेगा। इसके अलावा आपको पेड क्लास में रीजनिंग का सोल्यूशन, मैथ का सोल्यूशन, जीके का सोल्यूशन सब कुछ मिलेगा। अगर आप पेड क्लास में आना चाहते हो तो नंबर नोट डाउन करिएगा 7610685690। इस नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी क्वेश्चन से संबंधित कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।